हेलो एवरीबॉडी। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था कि एनवायरमेंटल क्राइम्स क्या होते हैं, इन क्राइम्स के लिए हमारे पास में क्या लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी क्या बताते हैं एनवायरमेंटल क्राइम्स के बारे में, और साथ ही हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। पार्ट 1 की लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को जो कि डील करते हैं एनवायरमेंटल क्राइम्स के साथ में। साथ ही हम देखेंगे कि कॉमन लॉ में किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और आईपीसी और सीआरपीसी के क्या प्रोविजंस हैं जो कि डील करते हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के साथ में। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया का जो पूरा एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस है वो 4 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। सबसे पहले हम देखते हैं पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को। आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि पॉल्यूटर लायबल होता है अगर वो कोई डैमेज कॉज करता है एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पर जो पॉल्यूटर है उसको ना सिर्फ उन लोगों को कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करना होता है जिनको पॉल्यूशन की वजह से नुकसान हुआ, पर यहाँ पर एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को रीस्टोर करने के लिए जो भी खर्च आएगा उस चीज़ के लिए भी कॉम्पनसेट करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रिंसिपल को ऑपरेशन में लाया गया है और इसको क्लासिफाई किया गया है 5 क्वेश्चंस में। पहला सवाल ये है कि पॉल्यूटर कौन है। दूसरा सवाल ये है कि कब और कैसे इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। तीसरा सवाल ये है कि जो भी नुकसान हुआ है उसे किस तरह से पता लगाया जाएगा और जो भी कॉम्पनसेशन है उसे किस तरह से पता लगाया जाएगा। अगला सवाल ये है कि पॉल्यूटर को कितना पे करना पड़ेगा। और आखिरी सवाल ये आता है कि इस प्रिंसिपल की लिमिट्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने वाले गाइडेंस के बावजूद भी इस चीज़ को देखा गया है कि अक्सर जो कोर्ट्स हैं वो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करते समय कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। उनके निर्णय हमेशा एक जैसे नहीं होते और उनके निर्णय में भिन्नता पाई जाती है। अगला प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। जिस तरह से इस प्रिंसिपल का नाम है, ये प्रिंसिपल यही बताता है कि प्रिवेंटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है जिस वजह से एक इरिवर्सिबल डैमेज कॉज होता है एनवायरनमेंट को, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स को अपनाना ज़रूरी है। पर जब भी इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है दोबारा यही चीज़ देखने में आती है कि यहाँ क्लैरिटी की कमी है और ये लीगल प्रिंसिपल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है प्रिकॉशन और प्रिवेंशन के बीच। हालांकि इस चीज़ को देखा गया है कि एनवायरमेंटली फेवरेबल जुडिशियल आउटकम्स आए हैं इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करने के बाद, पर जिस क्लैरिटी के बारे में जूरिस्प्रूडेंस में बात की जाती है वो क्लैरिटी ये प्रिंसिपल प्रोवाइड नहीं करता है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन। सबसे पहले इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया गया था MC मेहता वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स 1996 के केस में। इस केस में ये बताया गया था कि कोई एक व्यक्ति नेचुरल रिसोर्सेज का ओनर नहीं हो सकता है। सरकार और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रस्टी होते हैं और ये अथॉरिटीज़ इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं ताकि जो जनरल पब्लिक है वो इन्हें फ्रीली इस्तेमाल कर सके। पर इस डॉक्ट्राइन में भी इस चीज़ को देखा गया कि यहाँ पे रेलेवेंसी की कमी है। यहाँ पर उन तरीकों को और ज़्यादा फिगर आउट करने की आवश्यकता है जिनको इस्तेमाल करके नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अगला प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये प्रिंसिपल इस बात को बताता है कि अभी जो जनरेशन है वो सभी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये सारे रिसोर्सेज प्राप्त हो सकें। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर द कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की रेमेडीज़ के द्वारा भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एनवायरनमेंट को। कोर्ट्स को भी यहाँ पर एम्पावर किया गया है कि वो टेम्पररी और परमानेंट इंजंक्शन को इशू करें अंडर CPC एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। कॉमन लॉ की पहली रेमेडी बात करती है न्यूसेंस के बारे में। अगर एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पे राइट्स को एंजॉय कर रहा है और यहाँ दूसरा व्यक्ति आकर इलीगली उसमें इंटरफेरेंस पैदा करता है तो इसे न्यूसेंस कहा जाता है। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में सेक्शन 91 ऑफ CRPC में भी बताया गया है। अब यहाँ इस रेमेडी को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो बताया गया है रामलाल वर्सेस मुस्तफ़ाबाद ऑयल एंड ऑयल गिनिंग फैक्ट्री 1968 के केस में।
पंजाब और हरियाणा के कोर्ट के द्वारा इस बात को ऑब्जर्व की गई थी इस केस में कि अगर आप कोई एक्टिविटी लीगली भी कर रहे हो पर उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस कॉज हो रहा है तो ये लीगल एक्टिविटी करना कोई डिफेंस नहीं है। आप ये कहकर पीछे नहीं हट सकते हो कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो लीगल एक्टिविटी है। तो अगर किसी भी तरह से न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है जिससे लोगों को तो नुकसान होता ही है, साथ में एनवायरनमेंट को भी नुकसान हो रहा है, तो फिर यहाँ पर आप सूट फाइल कर सकते हो। ट्रेसपास, अगर आप किसी प्रॉपर्टी में एंटर करके डायरेक्टली इंटरफेरेंस को कॉज कर रहे हो तो इसे ट्रेसपास कहा जाता है। ट्रेसपास करके ऐसी कोई एक्टिविटी करना जिससे एनवायरनमेंट को हार्म हो, तो ऐसी कंडीशन में आप सूट फाइल कर सकते हैं और यहाँ पर जो व्यक्ति ऐसा ट्रेसपास करता है वो लायबल माना जाएगा। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नरेश दत्त त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1993 का केस, जो कि क्लियर कट केस था नेग्लिजेंस का। इस केस में पेस्टिसाइड फैक्ट्री से वेंटिलेटर्स के थ्रू फ्यूम्स रिलीज हो रहे थे और वहाँ फ्यूम्स की लीकेज थी। इन फ्यूम्स की वजह से 3 बच्चों की डेथ हो गई और साथ ही साथ एक प्रेग्नेंट लेडी ने भी अपना बच्चा खो दिया। ये केस नेग्लिजेंस का था और यहाँ पे डिफेंडेंट को दोषी पाया गया। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को ओलियम गैस लीक केस भी कहा जाता है। इस केस में बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति डेंजरस हजार्डियस एक्टिविटी में एंगेज्ड है तो यहाँ पर इस एक्टिविटी की वजह से जो भी हार्म कॉज होगा उसके लिए ये व्यक्ति एब्सोल्युटली लायबल रहेगा। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अंडर आईपीसी, सेक्शन 268 आईपीसी क्लासिफाई करता है एनवायरमेंटल क्राइम्स को एज पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 290 पेनल्टी का प्रावधान बताता है कि जब भी कोई व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस कॉज करेगा तो यहाँ पर उसे फाइन पे करना होगा, जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू ₹200। के रामाकृष्णन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला 1999 के केस में बताया गया था कि पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करना एक पब्लिक न्यूसेंस है और यहाँ पर पनिशेबल है अंडर आईपीसी। आईपीसी के सेक्शन 277 को अप्लाई किया जाता है वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए और इस प्रोविजन में जो पनिशमेंट बताई गई है वो है 3 महीने तक की सज़ा या 500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। इस सेक्शन में पब्लिक स्प्रिंग या रिजर्वॉयर जैसी टर्म्स को इस्तेमाल किया गया है। कोर्ट जब इसको इंटरप्रेट करती है तो उसे बड़े रेस्ट्रिक्टिव वे में करती है और यहाँ पर रिवर्स, स्ट्रीम्स और कैनाल्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सेक्शन 278 आईपीसी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जान करके सराउंडिंग्स को स्पॉइल करता है और उस जगह को ऐसा बना देता है कि वो आसपास वाले व्यक्तियों के रहने के लिए हार्मफुल है और साथ ही साथ आसपास वाले व्यक्तियों को भी वहाँ से गुजरने में नुकसान है, तो ऐसे व्यक्ति पे 500 रुपये तक का फाइन इम्पोज किया जाएगा। इसके साथ ही साथ सेक्शन 426, 430, 431 और 432 आईपीसी पीनलाइज करते हैं अगर कोई भी व्यक्ति पॉल्यूशन कॉज करता है मिशीफ के द्वारा। प्रोविजंस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सीआरपीसी का जो चैप्टर 10 है वो कवर करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को और इसके द्वारा प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं पब्लिक न्यूसेंस के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कि वाटर, एयर, सॉइल को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर अनसैनिटरी, अनहाइजीनिक कंडीशंस पैदा कर रहा है तो यहाँ पर उसके लिए प्रोविजंस को दिया गया है। सेक्शन 133 बताता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रेमेडी को। ये प्रोविजन एम्पावर करता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को कि वो न्यूसेंस को स्टॉप करें। अगर कोई भी ऑर्डर दिया जाता है इस प्रोविजन के अंतर्गत तो उसे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है सिविल कोर्ट में। यहाँ पर जो शब्द न्यूसेंस इस्तेमाल किया गया है उसे डिफाइन किया गया था गोविंद सिंह वर्सेस शांति स्वरूप के केस में। कोर्ट ने जब इस शब्द को इंटरप्रेट किया तो काफ़ी ज़्यादा लिबरली इंटरप्रेट किया। कोर्ट ने यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स को न्यूसेंस की कैटेगरी में इंक्लूड किया। इन सभी प्रोविजंस को देखने के बाद और सारे लेजिस्लेशंस को कवर करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में लेजिस्लेशंस तो बहुत सारे हैं, पर जब बात आती है एनवायरमेंटल इश्यूज से डील करने की तब इन लेजिस्लेशंस के इम्प्लीमेंटेशन में डिफ़िकल्टी को देखा गया है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेटेड सिस्टम की आवश्यकता है जो कि एनवायरमेंटल मैटर्स के साथ में डील करे।